यशवंत के मुतालिक मालूमात मिलने पर मैं उसे हैंडल करूँगा। ये फ़ैसला होने पर सब मुतमईन थे। मैंने स्वीपर से रब्ता करने वाले साथियों को मज़ीद हिदायत दी और रात को खाना खाने के बाद वापस लौट आया। अगली 3 शामें मैंने अकबर और अशोका होटल में गुजारी और चौथे रोज़ दिन के 10 बजे सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर के कमरे की तरफ चला गया। उसका बैटमैन कमरे की सफाई में मसरूफ़ था। उसने ये बताकर कि कर्नल साहब दफ्तर गए हैं, मुझे बाहर ही से रुखसत करना चाहा। मुझे कुछ और ना सूझा तो मैंने उससे पानी मांगा और कहा, सर में बहुत दर्द है, अगर स्प्रिन वगैरह हो तो साथ 2 गोलियां भी दे दे। बैटमैन ने मुझे सिटिंग रूम में बिठाया। स्प्रिन और पानी लेने के बाद उसका नाम पूछा तो उसने बताया अब्दुल करीम और कहा कि वो कर्नल साहब के साथ तकरीबन 8 माह से है। मैंने कहा, अब्दुल करीम अपने मुतल्लिक कुछ और बताओ। मैं सर दर्द के बहाने कुर्सी पर नीम दराज हो गया। अब्दुल करीम ने बोलना शुरू किया, साहब मैं 4 साल से भारतीय फ़ौज में हूँ तो मैं इन्फेंट्री में, लेकिन अमली तौर पर अब तक मुख्तलिफ अफसरान का बैटमैन ही रहा हूँ। कर्नल साहब के पास आने से पहले मैं आगरा छावनी में एक मेजर साहब का बैटमैन था। कर्नल साहब की सख्त तबीयत की वजह से वो ना तो किसी से मुतमईन होते हैं और ना ही कोई उनका बैटमैन बनने पर खुशी से रजामंद होता है। मैं जब से यहाँ आया हूँ कर्नल साहब की भरपूर खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन वो हर रोज़ मुझे गालियों ही से नवाजते हैं। कर्नल साहब जब मूड में होते हैं तो कुछ पैसे वगैरह भी दे देते हैं और जब नाराज़ होते हैं तो बेतहाशा गालियाँ देते हैं। 4 साल पहले ट्रेनिंग के दौरान और बाद में मुख्तलिफ अफसरान का बैटमैन होने के दौरान मुझे इतनी गालियाँ पड़ चुकी हैं कि अब मैं उनका आदी हो चुका हूँ और अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। फ़ौज छोड़ने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। ना माँ बाप जिंदा हैं और ना ही शादी की है। अब्दुल करीम बड़ी सुथरी उर्दू बोल रहा था। मैंने पूछा कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? हुजूर, लखनऊ मेरा आबाई वतन है। वालदेन के घर में तो गुर्बत ही देखी, लेकिन वो कहा करते थे कि मेरे दादा नवाब थे। वालिद मरहूम ने भी ख़ानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी वज़ादारी का भरम कायम रखने के लिए जो थोड़ी बहुत जायदाद और रिहायशी हवेली थी वो पहले ही रहन रख दी और बाद में बेच डाली। जब मैंने होश संभाला तो घर में गुर्बत ही देखी। अभी 10 साल का भी ना हुआ था कि 1 साल के अंदर चंद माह के वक्फे से वालदेन का इंतकाल हो गया और मैं बिल्कुल बेआसरा होकर रह गया। वालिद मरहूम के जानने वाले एक दुकानदार ने मुझे अपने घर में पनाह दी और मैट्रिक तक तालीम दिलवाई और उसी ने मुझे फ़ौज में भर्ती करवा दिया था कि यहाँ इज्जत से रोटी कमा सकूँ। यहाँ रोटी तो मिल गई, लेकिन मुसलसल गालियों से माँ बाप, ख़ानदान और मज़हब की धज्जियाँ उड़ गईं। अब्दुल करीम बोले जा रहा था और मेरा दिमाग कुछ और ही सोचे जा रहा था। चंद नुक्ते थे जिनके गिर्द मेरा जहन घूम रहा था। ये शख्स फ़ौजी, मुसलमान, हिंदू अफसरान की गालियों से बेजार, बल्कि किसी हद तक बागी, कोई रिश्तेदार नहीं और हेडक्वार्टर्स के एक अहम सीनियर ऑफिसर का बैटमैन। हालात ने उसका पहले ही से अच्छा खासा ब्रेन वॉश कर रखा था और बाकी काम मैं कर सकता था। एक बड़ी दुश्वारी ये थी कि मैंने हिंदू होने का लिबादा ओढ़ा हुआ था। अपनी असलियत जाहिर करने में 50-50 चांस था। एक ये कि वो मेरा साथ देगा और दूसरा ये कि मेरा भेद खोलकर हिंदू अफसरान की नज़र में खुद को वफादार और भारत माता का सबूत बनने की कोशिश करेगा। मैं इस मौके को हाथ से जाने ना देता, लेकिन उसके लिए मुनासिब प्लानिंग और मज़ीद सोच और विचार की ज़रूरत थी। मैंने उठते हुए अब्दुल करीम से कहा कि उसकी बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और उसके लिए यकीनन कुछ करूँगा। मैंने उसे कहा कि मेरी आमद का कर्नल साहब को ना बताए। बातें तो वो कर चुका था, लेकिन इस डर से सहम भी गया था कि कर्नल साहब को कहीं उसकी गुफ्तगू के बारे में ना बता दूँ। उसने कहा, साहब आप कर्नल साहब को कुछ ना बताएं, मेरी ज़बान तो हरगिज़ ना खुलेगी। मैंने उससे लखनऊ के उस दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और महल वक़ू पूछा, जो उसने बता दिया।
मैं चाहता था कि उसकी कही हुई बातों की सच्चाई जान सकूं। उसे 500 रुपये देकर मैं वहाँ से रुखसत हुआ और मेरा दिमाग उस सिलसिले में मज़ीद कुछ करने के ताने बाने बुनने लगा। बहुत सोच व विचार के बाद बिल आखिर मैंने फ़ैसला किया कि अब्दुल करीम से काम लेने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कोई अमली कदम उठाने से पहले उसके मुताल्लिक़ मुकम्मल जांच पड़ताल ज़रूरी है। शाम को मैं अपने साथियों से मिलने उनके घर गया। इत्तेफाक से मालिक मकान भी घर पर ही था। मकान की ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां अगरचे देवड़ी में थीं, लेकिन गली में मकान के दरवाजे से गुजर कर ही सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता था। दरवाज़ा मालिक मकान ने ही खोला। मैंने उसे अपना नाम अज़हर अली बताया और कहा कि मेरा एक कारोबारी वाकिफ़ यहाँ रहता है। मैंने साथियों के नामों में से एक नाम ले लिया। वो यहाँ अपने असली नामों से ठहरे हुए थे ताकि मुख्तलिफ नामों के चक्कर में कभी गलत नाम ना बता बैठें। मालिक मकान ने मुझे ऊपर जाने दिया। मैंने साथियों के साथ एक कमरे में मीटिंग की और कहा, एक शख्स के कवायफ मालूम करने के लिए लखनऊ जाना है। सभी जाने को तैयार थे, लेकिन मैंने 2 का इंतखाब किया और इन्हें लखनऊ में एक दूसरे से कुछ फासले पर रहने की हिदायत की। इन्हें उस दुकानदार से जिसने बकौल अब्दुल करीम की परवरिश की थी, अब्दुल करीम के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात और उसके किसी करीबी रिश्तेदार के मौजूद होने का पता लगाने और छानबीन करने की हिदायत दी। मेरे दोनों साथी रात को ही ट्रेन से रवाना होने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें 3 दिन दिए ताकि तमाम मालूमात हासिल करके चौथे रोज़ वापस आ जाएं। कई बार एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज ना करने का कहकर इन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा और वापस अपने होटल आ गया। अगले रोज़ शाम को मैं शंकर के पास गया। वो हस्बे मामूल लॉन में मय नोशी की महफिल सजाए बैठा था और अब्दुल करीम बरामदे में हुक्म बजा लाने के लिए मुअद्दब खड़ा था। अब्दुल करीम ने आंखों ही आंखों में और सर को ज़रा और झुकाकर मुझे सलाम किया। आज कर्नल भी मूड में लग रहा था। मुझे देखते ही कहने लगा, हेलो मिस्टर पामिस्ट, प्लीज़ कम एंड जॉइन मी। आएँ और मेरा साथ दें। मैंने इधर उधर की बातें शुरू की ताकि जो मौजू कर्नल को पसंद आए उसी पर बात करें। वो शायद मेरा नाम भूल चुका था, इसलिए बार बार मिस्टर पामिस्ट कह रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं चाय बेचता हूँ और मेरा नाम विनोद है और आप मुझे पामिस्ट कह रहे हैं। कर्नल ने साफ गोई से कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद ही नहीं रहा, लेकिन पामिस्ट तो मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि पहली मुलाकात में तुमने मेरे माजी के मुताल्लिक बिल्कुल सही बातें बताईं। मैंने कहा, पामिस्ट्री से तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता फेस रीडिंग, चेहरा शनासी में कुछ शुद्ध बुद्ध रखता हूँ। वो भी अपने कारोबार में मुख्तलिफ लोगों से मिलने की वजह से इनके मूड को देखकर चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाज़े लगा लेता हूँ। आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आपकी फैमिली नहीं, वरना आपको सरकारी बंगला मिल सकता था। क्लब की रौनकों को छोड़कर आप अपनी अलग महफिल सजाते। बकौल आपका हल्का अहबाब भी बहुत छोटा है। आप अपनी शाम मय नोशी में गुजारते हैं और तन्हाई पसंद हैं। इसमें से मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि माजी की कुछ ऐसी यादें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती और आप भी उन यादों से ख़ुद को अलग नहीं करना चाहते, और ऐसी याद जवानी में मोहब्बत की नाकामी ही हो सकती है। कर्नल गौर से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने सिलसिला बरकरार रखते हुए कहा, चूँकि मैं ख़ुद भी माजी में ऐसी ही नाकामी का शिकार हुआ हूँ, इसलिए आपकी अंदरूनी कहानी को बखूबी समझ गया हूँ। आपको देखकर एक शेर याद आता है, कुछ इस तरह से सजाए हैं हमने वीराने कि अहले शहर भी आते हैं जी बहलाने। मैं तो चाहता हूँ कि हर शाम आपके साथ गुजारूँ, लेकिन महज इसलिए रोज़ नहीं आता कि ऐसी यादों में खोने वाला अपनी तन्हाई में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मौजू पर याद नहीं मैंने और क्या कुछ कहा, लेकिन जब मैं खामोश हुआ तो ये सख्त गिर कर्नल मोम की तरह पिघल चुका था। लॉन में जलती नीलगुल लाइट्स में उसकी आंखें
आंसुओं से लबरेज नज़र आई थी। कर्नल कुछ देर कुर्सी की बैक से सर टिकाए खामोश बैठा रहा। जब वो खुद पर काबू पा चुका तो बोला, मैंने अपने माजी के बारे में आज तक सिर्फ 2 से 3 दोस्तों को बताया है और आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बिना बताए ही मेरे माजी को कुरेद चुके हो। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और रावियन हूँ। मैंने उसे टोकते हुए अनजान बनते हुए पूछा, रावियन से क्या मुराद है? हालांकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ज़िला कचहरी के पास का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये कॉलेज तकसीम हिंद से पहले बर्रे सग़ीर का बेहतरीन कॉलेज माना जाता था और उसके तुलबा ख़ुद को रावियन कहते थे। कर्नल ने यही बताया मुझे और कहा कि कॉलेज में शीला भोंट एक क्रिश्चियन लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसकी क्लास फेलो थी और ये एक तरफ़ा मोहब्बत ना थी बल्कि आग दोनों तरफ यकसा भड़की हुई थी। मैं कॉलेज के नुमायां तुलबा में था और पैराकी में कॉलेज टीम का कैप्टन था। मैंने फ़ैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद ISC इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान दूंगा। शीला भी यही चाहती थी। वो दोनों BA का इम्तिहान इकट्ठे दिया। हम दोनों के घर कॉपर रोड पर थे। मेरे पिताजी पंजाब गवर्नमेंट में मुलाजिम थे। हम दोनों के घर वाले हमारी मोहब्बत से आगाह थे और एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे। अप्रैल 47 में लाहौर भी हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। मेरी 2 बहनें थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी। एक शाम फसादियों ने हमारे घर के सामने वाले घर को आग लगा दी। वो घर मुसलमानों का था। मेरे पिता जो दिल के मरीज़ थे, ये मंज़र देखकर इन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो सुर्गबाश हो गए। फसादियों की शर अंगेज़ी पर तो चंद रोज़ में काबू पा लिया गया, लेकिन पिताजी की मौत ने हमें उजाड़ दिया। हमारे पास जमा पूंजी ना होने के बराबर थी। घर का सारा बोझ मुझ पर आन पड़ा। मैंने रंग महल में एक दुकान पर जुज़वक्ती मुलाजमत इख्तियार कर ली। उम्मीद थी कि पिताजी के फ़ंड वगैरह मिल जाएंगे तो ICS की तैयारी शुरू कर दूंगा। शीला के घर वालों पर हमारी माली कमज़ोरी का राज खुल चुका था और वो कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। इसी दौरान शीला के लिए एक इंडियन क्रिश्चियन कैप्टन का रिश्ता आया। शीला ने भी अब मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया था। मैंने शीला को लाख समझाया लेकिन बेसूद। मैंने उसे गुज़रे हुए दिनों की बातें और कस्में याद दिलाईं लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और एक दिन शीला उस कैप्टन की दुल्हन बनकर चली गई, लेकिन मेरे दिल से ना निकल सकी। मैं बेसरो सामानी के बोझ तले दबा हुआ शीला को गिरजे से कैप्टन की दुल्हन बनकर निकलते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। मुझे एक चुप सी लग गई। उसी दौरान तकसीम हिंद हो गई। मैं अपनी माता और 2 बहनों के साथ भारत आ गया। लाहौर में हमारा मकान मेरे पिता के एक दोस्त ने मुनासिब दामों पर हमसे ख़रीद लिया। इस मकान की जो रकम मिली थी उससे मैंने अपनी दोनों बहनों के हाथ पीले किए। कुछ अरसे बाद मेरी माताजी भी चल बसीं। अब मैं बिल्कुल तन्हा। मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली। देहरादून में 2.5 साल की तरबियत के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बना। मैंने पूरी कोशिश की कि शीला को दिल से निकाल दूं, लेकिन उसकी मोहब्बत और याद की जड़ें दिल में कुछ इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थीं कि नाकाम रहा। कर्नल की दुखती रग पर मेरा ऐसा हाथ पड़ा कि उसके जज्बात के सारे बंध टूट गए। वो बोलता चला गया। 65 की जंग, जो पाक भारत जंग थी, उसके दौरान एक इन्फेंट्री कंपनी का मैं कमांडर था और लाहौर सेक्टर पर मेरी कंपनी तैनात थी। मेरी रेकी करने वाले जवानों ने बताया कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी तोप, गालिबन रानी या शेरनी, जो कि 250 पाउंड का गोला 22 मील तक फेंक सकती थी, की लोकेशन उन्होंने देख ली है। मैं अगर चाहता तो अपनी आर्टरी को बताकर इस तोप को तबाह करवा सकता था, लेकिन मैंने अपनी आर्टरी को ना बताया। अगरचे हमारा मवासलाती राब्ता अपनी आर्टलरी यानी कि तोप खाने से कट चुका था, लेकिन उन तक पैगाम पहुंचाने के और भी ज़राए थे। ये शायद लाहौर और शीला से मेरी मोहब्बत की वजह से हुआ, जो लाहौर में रहती थी, कि अपना फ़र्ज़ ना निभा सका। इस जुर्म की पादाश में मुझे दफ्तरी उमूर पर लगा दिया गया। मैंने शादी नहीं की। अपने दफ्तरी औकात के बाद मेरा बेशतर वक्त
तन्हाई और शराब नोशी में ही गुजरता है। कर्नल शंकर ने और भी बहुत सी बातें की जिनसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि कर्नल भारतीय फ़ौज से भी नालां है और गैर महसूस तौर पर अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से पाकिस्तान के भी इतना ख़िलाफ़ नहीं जितना कि दूसरे भारतीय फ़ौजी थे। रात करीबन 12 बजे ये महफ़िल बर्खास्त हुई और मैं कर्नल शंकर के मुतालिक मुतज़ाद ख़यालात के हुजूम में घिरा हुआ अपने होटल वापस पहुंचा। यहाँ पाकिस्तान की रानी और शेरनी तोपों के मुतालिक क़ारीन को कुछ बताना चाहूँगा। ये 2 सुपर हैवी वाटर्स तोपों की एक किस्म अमेरिका ने अच्छे वक्तों में पाकिस्तान को दी थी। इनमें चलने वाला गोला 250 पाउंड का होता है और 22 मील तक उसकी रेंज है। 100 मीटर के दायरे में इसका गोला हर शे तबाह कर देता है। इन तोपों के गोले चलने की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि चलाने वाले के कानों के पर्दे फट जाते हैं। इसलिए इन तोपों के करीब पानी के बड़े टैंक रखे जाते हैं। गोला चलाने वाले तोपची कानों पर साउंड प्रूफ कवर लगाने के बावजूद धमाके की आवाज़ से बचने के लिए गोला चलाते वक्त पानी के टैंकों में कूद जाते हैं ताकि धमाके की शिद्दत कम महसूस हो। 65 और 71 की जंगों में इन दोनों तोपों ने लाहौर के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायां किरदार अदा किया था। भारतीय अफवाज इन गोलों की आवाज़ सुनते ही दहशत से कांपने लग जाती थीं और उल्टे कदमों वापस अपने मोर्चों में दुबक जाती थीं। कर्नल शंकर ने शराब के नशे में अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। ये मुझे ट्रैप करने के लिए उसकी एक चाल भी हो सकती थी। अब्दुल करीम की दर्द भरी कहानी और शंकर की बातें, ये दोनों सच्ची भी हो सकती थीं और गलत भी। इन हालात में मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना था। मैंने दोनों की बातों के एक एक फ़िक्रे और लफ्ज़ का तज्ज़िया करना शुरू कर दिया और बिल आखिर ये फ़ैसला किया कि जब तक मेरे साथी लखनऊ से वापस आकर अब्दुल करीम के बयान की तस्दीक ना कर दें, मैं कोई कदम ना उठाऊं। तारापुर के एटमी बिजली घर के मुतालिक चूँकि हमें पाकिस्तान में ब्रीफ नहीं किया गया था और ये मिशन इंतहाई अहम नौइयत का था, इसलिए मैंने हर मुमकिन ज़रिए से मालूमात इकट्ठी करने का फ़ैसला किया। न्यूक्लियर एनर्जी से मुतालिक किताबें तो मैं पहले ही ले चुका था और उनका मुतालिया भी शुरू कर दिया था। अब मैं चाहता था कि वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के मुतालिक भी जानकारी हासिल कर सकूँ। क़ारीन मेरी और मेरे साथियों की जहनी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहना और उनकी दिफाई नौइयत की हसास और क्लासिफाइड मालूमात निकलवाना और हर वक्त पकड़े जाने के खौफ ने हम पर शदीद किस्म का जहनी दबाव डाल रखा था। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और हंसी बिल्कुल मसनूई होती थी। रातों को नींद में अक्सर हम चौंक कर उठ जाते। अपनी कैफियत तो मैं जानता था, मेरे साथियों ने भी अपनी जहनी हालत मुझे बता दी। पाकिस्तान में दौरान ट्रेनिंग ऐसी सूरत हाल पेश आने पर जहनी तनाव कम करने के लिए एक मस्कन दवा इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई थी। हमने ये दवा इस्तेमाल करना शुरू की और 1 हफ्ते के बाद हमारे जहनी तनाव में खासी कमी आ गई। लखनऊ जाने वाले मेरे 2 साथी चौथे रोज़ वापस लौट आए और वो अब्दुल करीम के मुतल्लिक मुफस्सिल रिपोर्ट लेकर आए थे। दुकानदार ने अब्दुल करीम की कही हुई तमाम बातों की तस्दीक की। उसने अब्दुल करीम के मुतल्लिक ये भी बताया कि ये सब अब्दुल करीम के वालिदैन के मरने के बाद बजाय उस यतीम को मोहब्बत और शफ़क़त देने उनके घर जाते, बल्कि उनके घर में जो कुछ बचा कुचा सामान था वो भी उठाकर ले गए थे और अब्दुल करीम बिल्कुल बेआसरा और बेसहारा होकर रह गया था। उसके वालिद से दोस्ती की वजह से इस दुकानदार ने उसे अपने घर में पनाह दी और वो तालीम हासिल करने के साथ साथ दुकान पर उसका हाथ भी बटाता था। मैट्रिक करने के बाद अब्दुल करीम मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता था, लेकिन वो दुकानदार मज़ीद अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल ना था। लिहाजा साल भर वो दुकान पर ही काम करता रहा और जो ही उसे मौका मिला वो फ़ौज में भर्ती हो गया। दुकानदार ने मेरे साथियों से इसके पूछगछ की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, अब्दुल करीम की उनके ख़ानदान की एक लड़की से शादी की तजवीज़ ज़ेर गौर है और इसी सिलसिले में वो यहाँ आए हैं।
दुकानदार ने कहा कि अब्दुल करीम एक शरीफ और नवाब ख़ानदान का चश्मो चिराग है, सिवाय गरीबी और बेआसरा होने के उसमें कोई कमी नहीं। दुकानदार ने यहाँ तक कहा कि अगर उसकी कोई बेटी होती तो वो उसे अब्दुल करीम से ब्याहने में फ़ख्र महसूस करता। गर्ज़ ये अब्दुल करीम की बयान करदा सब बातों की सच्चाई की तस्दीक हो चुकी थी और अब मुझे उसका ताउन हासिल करने की मंसूबाबंदी करनी थी। अभी तक अब्दुल करीम जो कि खाका मेरे सामने था, वो एक ख़ानदानी बेआसरा तन्हा मुसलमान